प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। मैं आज आपके लिए एमएड सेकेंड ईयर में जो हमारा पेपर है अध्यापक शिक्षा, टीचर एजुकेशन, और आज का मेरा टॉपिक रहेगा नवाचार। आज हम नवाचारों के ऊपर आपको चर्चा करेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने नवाचार के अर्थ, भूमिका, नवाचारों का प्रयोग प्रशिक्षणार्थियों को किस प्रकार से किया जाता है, वो पाठ का विकास किस प्रकार से कर सकते हैं, नवाचारों को सीख करके विद्यालय में किस प्रकार से छात्रों को उनके अनुसार पढ़ा सकते हैं, इन प्रक्रियाओं के बारे में मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि नवाचार के माध्यम से किस प्रकार से हम छात्रों को स्थायी ज्ञान प्रदान कर सकते हैं और छात्रों को स्थायी ज्ञान प्रदान करते हुए हमारे पाठ में प्रभावशीलता किस प्रकार से ला सकते हैं, छात्रों में किस प्रकार से हम जिज्ञासा उत्पन्न कर सकते हैं, उन संसाधनों को सीखने का जो टेक्निक है उनको बता सकते हैं। ये सारी प्रक्रियाओं के बारे में मैंने कल आपको जो वीडियो बताई थी उनमें प्रकाश डाला था, उनके बारे में समझाया था। आज मैं जो वीडियो लेकर के आया हूँ, अध्यापकों में कौन कौन से नवाचारों के माध्यम से किस प्रकार से हम अध्ययन अध्यापन का कार्य करवा सकते हैं, ताकि प्रशिक्षण के दौरान अध्यापक जो नवाचारों से अनभिज्ञ है उन नवाचारों से दूर दराज में बैठे हुए विद्यार्थियों को नई तकनीकी से, नए संसाधनों के माध्यम से, नए जो उपकरण उनके माध्यम से हम जो शिक्षा देते हैं, अध्ययन अध्यापन का कार्य करते हैं, उनको वो सीख सके, उनका प्रयोग वो करते हुए शिक्षण में अच्छा प्रभाव पाठ के विकास में करने के योग्य छात्रों को बना सके। ऐसे माध्यमों के द्वारा हम नवाचार की शिक्षा समय समय पर विभिन्न ट्रेनिंगों के माध्यम से हम प्रदान करते हैं। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप इस वीडियो को धैर्यपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। हमारे महाविद्यालय के द्वारा आपको कोई भी पढ़ाई की दिक्कत नहीं आए, घर बैठे आप अध्ययन कर सके, क्योंकि ये समय और परिस्थिति के कारण आप घर से महाविद्यालय में नहीं आ सकते, क्योंकि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार हमें आना है महाविद्यालय, लेकिन अभी ऐसी गाइडलाइन अभी आई नहीं है। लेकिन ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हम आपको घर बैठे अध्यापन का कार्य करवा रहे हैं, ताकि आप ठीक प्रकार से घर बैठे वीडियो के द्वारा अपने सिलेबस को पूर्ण कर सके और अच्छे अंकों से आप पास हो सके, ऐसी आशा हम रखते हैं। तो आज हम देखें तो नवाचार, हमारे जो चयन का जो हमारे नवाचारों में हम कौन कौन से नवाचारों को प्रयोग करें, वो ऐसे नवाचारों का चयन हम किस प्रकार से करें, ताकि हम घर बैठे छात्रों को विभिन्न माध्यमों के साधनों के माध्यम से हम उनको शिक्षा दे सके, जिसमें आता है आकाशवाणी। आकाशवाणी अगर हम चर्चा करें तो आकाशवाणी के माध्यम से हम कई प्रकार से रेडियो के द्वारा प्रोग्राम बना करके समय निर्धारित करते हुए, समय का चयन करते हुए, कितने बजे प्रोग्राम प्रस्तुत करना है, उन विद्यार्थियों को सूचना देते हुए हम आकाशवाणी के माध्यम से जो भी हमारे विषय वस्तु है उसको हम बता सकते हैं, उसका प्रोग्राम दे सकते हैं। ये सारे जो कार्यक्रम है वो आकाशवाणी के माध्यम से चलाए जाते हैं, जिसमें रेडियो एक माध्यम होता है, एक नवाचार का माध्यम होता है, जिसमें रेडियो के माध्यम से छात्र घर बैठे अपने विषय वस्तु को सुन सकते हैं और विषय वस्तु को सुन करके कई प्रकार की जो विषय वस्तु के बारे में जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें नवाचारों के माध्यम के अनुसार एक आकाशवाणी के द्वारा रेडियो भी एक संसाधन के रूप में काम आता है,
केवल हमें सुनकर के ही हम विषय वस्तु का ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। विद्वान जो हमारे साथी होते हैं या विद्वान प्रोफेसर होते हैं, विद्वान गुरुजन होते हैं, उनके माध्यम से, रेडियो के माध्यम से अपना व्याख्यान दिया जाता है और व्याख्यान के माध्यम से छात्र घर बैठे अपना अध्ययन का कार्य कर सकते हैं। अध्यापन का जो गुरु के द्वारा सिखाई गई बात को सुन सकते हैं। ये भी एक कार्यक्रम रेडियो के माध्यम से सिखाया जाता है। तो हमारे ये भी कार्यक्रम हमारा चलता है। दूसरा है हमारा दूरदर्शन। दूरदर्शन का कार्यक्रम भी हमारा इस प्रकार का रहता है कि दूरदर्शन टेलीविजन इसके अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। छात्र अपनी विषय वस्तु को या पाठ्यक्रम को या अध्यापक द्वारा पढ़ाई हुई बात को सुन सकता है और पढ़ाई हुई तरीके को देख सकता है। किस प्रकार से अध्यापक उस विषय वस्तु को, उस पाठ के विकास को किस प्रकार से संपन्न कर रहा है, उन चीजों को हम दूरदर्शन के माध्यम से देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो ये भी एक हमारा नवाचार का माध्यम होता है। शिक्षण के दौरान इनका प्रयोग भी हम करते हैं। दूरवर्ती शिक्षा में इनका प्रयोग ज्यादातर किया जाता है। जो दूर दराज में जहाँ शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, या पत्राचार के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के टेलीविजन के माध्यम से प्रोग्राम निर्धारित कर लिया जाता है, समय निर्धारित कर लिया जाता है, समय का चयन करते हुए छात्रों को सूचना दे दी जाती है इतनी बजे। टेलीविजन के माध्यम से पूरे जो संचार है उसके माध्यम से हम सब जगह विज्ञापन अपना बताते हैं। उन विज्ञापनों के माध्यम इतने बजे ये कार्यक्रम आएगा तो छात्र उसके समक्ष बैठ जाते हैं, अपना जो है पाठ्यक्रम उसको पूरा कर लेते हैं। तो ये भी एक नवाचार का एक माध्यम कहलाता है दूरदर्शन। दूरदर्शन का अर्थ होता है दूर बैठे हुए व्यक्तियों को इस माध्यम से हमें शिक्षा की दृष्टि से या अन्य कोई जानकारी हमें प्रदान करनी होती है, वो दूरदर्शन के माध्यम से हम कर सकते हैं। ये भी एक हमारा एक बहुत ही अच्छा साधन कहलाता है। जहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था नहीं पहुँच पाती है, हम दूरदर्शन के माध्यम से शिक्षा वहाँ पर पहुँचा देते हैं। पहाड़ी इलाके में जहाँ कोई टीचर नहीं पहुँच पाता, या हमारी शिक्षा की व्यवस्था के अनुसार स्कूलों की व्यवस्था हम ठीक प्रकार से संचालन नहीं कर पाते, तो उपग्रह के माध्यम से हम उनको सैटेलाइट के माध्यम से दूरदर्शन का कनेक्ट कर देते हैं। क्योंकि टेलीविजन में आप देखते हो, घर में भी हमने टेलीविजन लगा रखे हैं, टीवी लगा रखी है, उनके माध्यम से हम कई प्रकार की जानकारी उनको प्रदान कर सकते। तो ये भी एक नवाचार के माध्यम से शिक्षा को आगे बढ़ाने का एक माध्यम कहलाता है, क्योंकि अध्यापकों में इसकी जानकारी भी हमें आनी चाहिए, इनका संचालन करना आना चाहिए। किस प्रकार से हम इनका संचालन करें, किस प्रकार से हमें उसको इंस्ट्रूमेंट को चलाना, इसकी प्रक्रिया आनी चाहिए। हम इसका प्रयोग किस प्रकार से छात्रों के समक्ष हम कर सकते हैं, ये सारी जो विधि है, ये सारी जो युक्ति है, वो एक अध्यापक के लिए आनी चाहिए, ताकि हम प्रशिक्षण के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से इन सारी प्रक्रियाओं को उनको सिखाएं, ताकि वो दूरदर्शन को चलाना, दूरदर्शन प्रक्रिया के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से हमको शिक्षा दे सके। ऐसी प्रक्रिया भी नवाचारों की प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। टेप रिकॉर्ड। टेप रिकॉर्ड भी एक बहुत अच्छा साधन कहलाता है नवाचार का, क्योंकि शिक्षा की दृष्टि से हम जब भी हम विषय वस्तु को छात्रों को पढ़ाना चाहते हैं या देना चाहते हैं, उन विषय वस्तु का हम पहले से ही टेप रिकॉर्ड के अनुसार रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग करने के पश्चात या पहले हम विषय वस्तु की रिकॉर्डिंग अध्यापक कर लेता है। जब छात्रों के समय उस रिकॉर्डिंग को सुनाता है तो उससे छात्र कई प्रकार से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो ये भी एक साधन के रूप में हमारे टेप रिकॉर्ड आता है। उस साधन का प्रयोग हम कक्षा में कर सकते हैं, प्रशिक्षणार्थियों के लिए कर सकते हैं, विभिन्न शिविरों में कर सकते हैं। ये कई प्रकार के, जहाँ हम दूर दराज कहीं भी हम बैठे हुए उस रिकॉर्डिंग को हम कर सकते हैं, अपने व्याख्यान को रिकॉर्डिंग कर करके छात्रों को उनको सुना सकते हैं। ये टेप रिकॉर्ड के माध्यम से होता है। ये भी अध्यापकों में इसकी टेक्निक आनी चाहिए, किस प्रकार से विषय वस्तु को हम टैप करें और किस प्रकार से टैप करके उसकी रिकॉर्डिंग करें, और रिकॉर्डिंग करने के बाद किस प्रकार उसका संचालन करें और छात्रों को किस प्रकार उसको प्रस्तुत करें। ये सारे जो प्रोसेस है वो अध्यापक को आनी चाहिए। तो ये भी नवाचारों के माध्यम से टेक्निक सिखाई जाती है, ये भी उनके द्वारा बताया जाता है। वीडियो भी एक प्रकार का एक जो साधन होता है, जिसमें हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और टैप भी कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं।
पहले जो आपने देखा होगा, आजकल जो भी अध्यापक अपनी जो कमियों को देखना चाहता है या अपनी पढ़ाई हुई में शिक्षण में सुधार करना चाहता है तो वो वीडियो से रिकॉर्डिंग करता है, वीडियो से अपनी रिकॉर्डिंग कर लेता है। रिकॉर्डिंग करने के बाद स्वयं उसका आकलन करता है, स्वयं उसको देखता है और देखने के पश्चात अगर कोई उनके जो शिक्षण में अगर कमी है उनमें फिर दूसरी जो हमारे पाठ का जब विकास करता है या प्रस्तुतिकरण शिक्षण अभ्यास का कार्यक्रम छात्र अध्यापक करता है तो उनमें वो सुधार करता है। इसलिए सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से भी हमें ये प्रक्रिया अपनाई जाती है वीडियो रिकॉर्डिंग की। सूक्ष्म शिक्षण जब हम छात्र अध्यापकों को करवाते हैं तो छात्रों की कमियों को देखने के लिए स्वयं छात्र अगर उस पर विश्वास नहीं है कि जो मुझे पर्यवेक्षक ने जो टिप्पणी लिखी है शायद मैंने ये गलती नहीं की है और मुझे पर्यवेक्षक ने ये टिप्पणी डाल दी, तो ये सारी चीज़ों को अगर वो स्वयं आकलन करना चाहता है तो अपनी पढ़ाई हुई बात का स्वयं उसको टेप रिकॉर्ड करे या वीडियो रिकॉर्डिंग करे और वीडियो रिकॉर्डिंग करने के बाद स्वयं उसको सुने और देखें और देखने के बाद प्रत्यक्ष रूप से वो अपनी गलती को वहाँ पर देखें ताकि वो आने वाले जो दूसरे जो सूक्ष्म शिक्षण का पाठ है उसमें वो सुधार कर सके, उनको विश्वास हो जाए यहाँ पर मैंने गलती की है, उस गलती को वो सुधार सके। ये भी एक साधन है जो नवाचार के माध्यम से बहुत ही अच्छा साधन शिक्षण में या अध्यापन में करवाया जाता है इसका। तो इनसे भी हम कई प्रकार की जानकारी छात्रों को, छात्र अध्यापकों को, टीचरों को दे सकते हैं। इन सारी प्रक्रियाओं के अंतर्गत हमें कई प्रकार के नवाचारों का चयन करते हुए इन संसाधनों का हम प्रयोग करते हैं। संसाधनों का प्रयोग करते हुए भी हमें कई प्रकार के जो प्रक्रिया उनको अपनानी चाहिए, किस प्रकार से हम संसाधनों का प्रयोग करें और ये जानकारी अध्यापक में किस प्रकार से हो सकती है, इन संसाधनों की जानकारी हम कैसे उनको अपनाने की प्रक्रिया बता सकते हैं, ये भी है। सर्वप्रथम तो हमें इनकी जानकारी होनी चाहिए कि क्या है ये कौन सी चीज है, कौन सा हमारा नवाचार के माध्यम से हमें कई प्रकार की जो हमारे छात्रों को समझाने का तरीका किस प्रकार से हमें इसकी जानकारी मिले। तो सर्वप्रथम तो हमें अपनाने की प्रक्रिया, नवाचार को अपनाने की प्रक्रिया की जानकारी होनी चाहिए। जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, उसकी हमें परिचय का पता नहीं चलेगा, उसकी हमें आवश्यकता है या कहाँ इसका उपयोग कर सकते जानकारी हमें नहीं होगी। इसलिए पहले सर्वप्रथम उसकी जानकारी करें कि क्या है। तो इससे हम जानकारी के लिए हम पत्रिकाओं से भी जानकारी ले सकते हैं कि हमें विभिन्न प्रकार की पत्रिकाओं को अध्यापकों को पढ़ना चाहिए ताकि वो नवाचारों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। पत्रिकाओं की जानकारी, पत्रिकाओं में कई प्रकार के लेख वो पढ़े, लेखों के माध्यम से इसकी जानकारी हमें मिल सकती है कि नवाचारों का प्रयोग कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, पाठ का विकास नवाचारों के द्वारा किस प्रकार से कर सकता, ये जानकारी है। शोध पत्रिकाओं के द्वारा अगर शोध कोई शिक्षण में या शिक्षा के अंतर्गत कोई अध्यापक शोध कार्य कर रहा है और नवाचार का प्रयोग कर रहा है तो शोध कार्य पत्रिका के अनुसार भी हमें कई प्रकार की जानकारी हमें हासिल हो सकती है। ये भी एक प्रकार की हमें नवाचार को ग्रहण करने की, अपनाने की प्रक्रिया में हमें जानकारी प्राप्त हो सकती है। विभिन्न प्रकार के विद्यालयों के द्वारा और निर्धारित जो हमारे आस पड़ोस के विद्यालय है, जो हमारे पड़ोस में कई प्रकार के विद्यालय होते हैं, मिडिल स्कूल होते हैं, प्राथमिक स्कूल होते हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल होते हैं या महाविद्यालय होते हैं, जो उनके द्वारा भी हमें कई प्रकार की विभिन्न महाविद्यालयों के द्वारा जानकारी प्राप्त हो जाती है कि किस प्रकार से हमें इन नवाचारों का प्रयोग करना चाहिए, कैसे हमें इनका विकास करना चाहिए, इनकी जो चलाने की प्रक्रिया क्या होती है। तो इनसे भी हम कई प्रकार की सहायता ले सकते हैं। तो ये भी जानकारी हमारे अपनाने की प्रक्रिया भी एक अध्यापक को आनी चाहिए। जिज्ञासा, इसके प्रति जिज्ञासा होनी चाहिए। अगर हम नवाचार का प्रयोग कर रहे हैं तो उसको सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए। हम क्या है उसके प्रति हमें कुछ लगाव होना चाहिए, सीखने की ललक होनी चाहिए, उसके प्रति हमें उसके प्रयोग में जो हम काम में ले रहे उसको आगे आकर के उनको चलाने की प्रक्रिया, तो ऐसी जिज्ञासा उनमें होगी छात्रों में, अध्यापकों में, छात्र अध्यापकों में, तभी वो कार्य हमारा संपन्न हो पाएगा। इसलिए जिज्ञासा होना जरूरी हो जाता है। ये भी एक अपनाने की प्रक्रिया में आता है, नवाचार अपनाने। प्रशिक्षण और समय समय पर उसका परीक्षण करना चाहिए, परीक्षण करना चाहिए। परीक्षण के माध्यम से हम कई प्रकार की जानकारी हम ले सकते हैं और समय पर अगर हम परीक्षण उसका करेंगे, उसका जो भी हमारी जानकारी है, जिज्ञासा है, उसका हमें प्रयोग जब तक नहीं करेंगे, परीक्षण जब तक नहीं करेंगे तो अब जब तक हमें कार्य संपन्न नहीं हो सकता। इसलिए हमने कोई भी जानकारी हासिल करी या कोई जिज्ञासा हमें उसके प्रति है तो उसका हम परीक्षण करें।
परीक्षण के बाद ही हम उस निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं, उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। ये परीक्षण करना जरूरी हो जाता है। इसलिए अध्यापकों में जो भी जिज्ञासा है, जो भी जानकारी प्राप्त करी है, शोध पुस्तिकाओं से अगर जानकारी प्राप्त करी है, उन पत्रिकाओं के माध्यम से हम उनको परीक्षण करें। फिर है प्रयोग एवं मूल्यांकन। प्रयोग एवं मूल्यांकन का कार्य भी हमें इसके अंतर्गत करना चाहिए कि किस प्रकार से वो प्रयोग करें, उनका मूल्यांकन करें। अगर हमने जानकारी प्राप्त कर ली और जानकारी जिज्ञासा भी हमें है और परीक्षण भी है, तो हम इसका प्रयोग एवं मूल्यांकन किस प्रकार से कर सकते हैं, तो ये भी कार्य अध्यापक में होना चाहिए, ये भी जानकारी उनमें होनी चाहिए। फिर है हमने स्वकारीकरण, स्वयं स्वीकार उसका करें, स्वकारीकरण करें कि कितना हमने जो भी हमें प्रयोग एवं मूल्यांकन किया है उसका हम किस प्रकार से हम उसको स्वीकार करें, किस प्रकार से उसको अपनाएं कि ये चीजें हमने जो बताई है वो स्वीकार करने योग्य है या नहीं, ये भी कार्य इनके अंतर में माना जाता है। कई जो अध्यापक होते हैं जानकारी तो प्राप्त कर ली, जिज्ञासा प्राप्त कर ली, लेकिन परीक्षण करना उनको नहीं आता, और परीक्षण करना आता तो प्रयोग और मूल्यांकन करना नहीं आता, और मूल्यांकन और ये सारी चीजें हो गई तो किस प्रकार से उनको सही अगर वो चल रहे, हमारी जो विभिन्न प्रकार के नवाचारों के माध्यम से ठीक प्रकार से अगर शिक्षण करवा रहे हैं तो हम स्वीकार करने योग्य बात वो हो जाती है। इस प्रकार की सभी प्रकार की जानकारियाँ हमारे सामने नवाचार अपनाने की प्रक्रिया के अंतर्गत समझाई जाती है, और समझाने के पश्चात हम विभिन्न प्रकार की जो प्रशिक्षण है उनमें इन सारी चीजों को बताते हैं, ऐसी जानकारी उनको हम देते हैं। अगला है हमारा नवाचार कार्यक्रम के गुण। नवाचार कार्यक्रम के गुण हम किस प्रकार से अपना सकते हैं, और नवाचार कार्यक्रमों के गुणों के अंतर्गत अगर बात करें तो छात्रों की समस्या की ओर ध्यान देना। हमें छात्रों की समस्याओं की ओर ध्यान देना चाहिए। किस प्रकार से हम छात्रों की समस्याओं की ओर ध्यान दें, जो भी हमारी छात्रों की समस्या होती है, नवाचार कार्यकर्ता के जो गुणों की अगर हम बात करें तो छात्रों की समस्याओं को देखना चाहिए कि शिक्षण में उनकी क्या समस्या है। अगर वो अध्ययन कर रहा है तो अध्ययन में उसको क्या समस्या आ रही है, तो छात्रों की समस्याओं का आकलन वो करें, उनके तथ्यों को इकट्ठा करें, उन तथ्यों को इकट्ठा करने के बाद नवाचारों का प्रयोग करें कि कहाँ पर वो किस प्रकार की दिक्कत उनको आ रही है, उन नवाचारों के माध्यम से हम शिक्षा की दृष्टि उन समस्याओं को हम दूर कर सकते हैं। इससे छात्रों के लिए नवाचार बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए शिक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए नवाचारों का आज के युग के अनुसार, वर्तमान युग के अनुसार हमें नवाचारों का प्रयोग करना चाहिए ताकि हम शिक्षा की समस्याओं को दूर कर सकें। विषय वस्तु की समस्याएं भी हम नवाचारों से दूर कर सकते हैं। आज आप देखते हैं कोई भी अगर बात हमारी समझ में नहीं आती है तो गूगल पर हम सर्च करते हैं, हमें कई प्रकार का अर्थों का मालूम चल जाता है, कई प्रकार की जानकारी हमें मालूम चल, जो भी हम उसमें जानकारी चाहते हैं वो गूगल के माध्यम से हमें प्राप्त हो जाती है। तो छात्रों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए भी हमें नवाचारों का प्रयोग की जानकारी हमें रखनी चाहिए। ये भी हमारे उन गुणों के अंतर्गत आता है। सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार भी हमारे इनके अंतर्गत आता है कि छात्रों के प्रति जो हमारे कर्तव्य होते हैं उनको सहानुभूति व्यवहार करना चाहिए। सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होगा, सिखाने का अगर तरीका ठीक होगा, उनके प्रति स्नेह भाव से हम सिखा रहे होंगे, अच्छे गुणों के साथ सिखा रहेंगे, प्रेम से अच्छे प्रशिक्षण के साथ सिखा रहेंगे, तो उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार भी हमारा रहेगा। क्योंकि जब हम टेक्निक का उपयोग करते हैं, नवाचारों का प्रयोग करते हैं, सक्रियता उनमें होती है, आपस में गुरु और शिष्य में सक्रियता होती है, तो उनमें सहानुभूति ऑटोमेटिकली हो जाती है। उस कार्य को हम मिलजुल करके कोई कार्य करते तो सहानुभूति का व्यवहार उत्पन्न होता है। इसलिए हमें सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार के माध्यम से भी हम नवाचारों का ज्ञान उनके द्वारा छात्रों को दे सकते हैं। सहानुभूति हमें रखनी चाहिए। कार्य के प्रति अगर हमारी सहानुभूति होगी तो वो कार्य अच्छा संपन्न हो जाएगा। इसलिए ये भी एक हमारी जो कार्यकर्ताओं के गुणों में आता है, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। अगला है सतत प्रयास करते रहना। सतत प्रयास करते रहने में भी हमें हमेशा सतत प्रयास करने देते हैं। हमें नवाचारों का अगर हम प्रयोग करना है, नए नए अगर हमें खोज करनी है, नए नए हमें इंस्ट्रूमेंटों का प्रयोग करना है, तो सतत प्रयास करते रहना चाहिए, लगातार लगे रहने चाहिए। क्योंकि जो जो खोज करते जाते हैं, जब जब हम शिक्षा की दृष्टि से खोज करते जाते हैं, नई जानकारी हमें मिलती हुई चली जाती है। शिक्षा में नई खोज हमें करनी चाहिए, क्योंकि खोज करने के लिए बहुत से एरिया है। शिक्षा में हमें खोज की बहुत आवश्यकता है। कई प्रकार की शिक्षा में समस्याएं आती रहती है। उन समस्याओं को दूर करने के लिए
हमें नवाचारों का प्रयोग करना चाहिए और हमें सतत प्रयास करते रहना चाहिए, हमेशा जुड़े हुए रहना चाहिए, सक्रिय रहना चाहिए, कभी बीच में हमें हटना नहीं चाहिए। अगर हम शुरू से अगर लगातार हम सतत प्रयास करते रहेंगे तो एक दिन हमें मंजिल जरूर प्राप्त हो जाती है, उसका प्रयोग करना हम सीख जाते हैं, उस टेक्निक को चलाना हम सीख जाते हैं, वो गुण हमें विकसित हो जाते हैं जहाँ हमें शिक्षा की समस्याओं को हम समय पर दूर कर सकते। ये अध्यापक में सतत प्रयास करने की क्षमता होनी चाहिए। ये भी एक नवाचार कार्यकर्ता में बहुत से गुण होते हैं। तो नवाचार कार्यकर्ता कई प्रकार की ट्रेनिंग प्राप्त करके इन संसाधनों को चलाना जानता है। ऐसे सतत प्रयास हमेशा नई जो प्रयासरत खोज है, कई प्रकार से गलतियां भी हो जाती है, उन गलतियों से हम सीखने को हमें कई प्रकार की बातें मिलती है। इसलिए हमें जो मनुष्य गलती करता है, गलती कौन करेगा? जो कार्य करता है, जो कार्य करता है उन पर गलती होना स्वाभाविक है, इसलिए सतत प्रयास हमेशा करता रहना चाहिए। ये भी अध्यापकों में ये नवाचारों के माध्यम से सिखाने की प्रक्रिया अपनाई। नवाचार का मूल्यांकन और नवाचारों का जो मूल्यांकन, जो भी हमने प्रक्रिया अपनाई है, जो भी हमने सतत प्रयास किया है या जो भी हमने छात्रों की समस्या को दूर किया है, नवाचार इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया है या उनको संसाधनों का उपयोग किया है या हमने कई प्रकार के जो संचालन की टेक्निक हमने छात्रों को, छात्र अध्यापकों को या विद्यार्थियों के समय प्रस्तुत किया है, उनका मूल्यांकन भी हमें समय पर करना चाहिए। मूल्यांकन प्रक्रिया को भी हम अपना सकते हैं, किस प्रकार से हम मूल्यांकन करें। आज नवाचारों के माध्यम से मूल्यांकन किया जाता है। आज आप जो परीक्षा देते हैं वो कंप्यूटर के द्वारा कॉपी चेकिंग की जाती है या उनमें अंकन चलाए जाते हैं, तुरंत आपका परिणाम घोषित कर दिया जाता है। ये सब नवाचारों का माध्यम है। नवाचारों में मूल्यांकन की बहुत अहमियत होती है, क्योंकि नवाचार जो होते हैं उसमें जो मूल्यांकन हमारा कार्य है, नवाचारों के द्वारा कई प्रकार के तकनीकी के द्वारा हम कई प्रकार के समय पर अपना मूल्यांकन कर सकते हैं, उनको संपन्न कर सकते हैं और आपके समय प्रस्तुत उसको कर सकते हैं। ये कई प्रकार की जानकारी है। प्रतियोगी परीक्षाओं की भी हमें मूल्यांकन अगर करना होता है तो नवाचारों का हम प्रयोग करते हैं। कई ऐसी टेक्निक है या अन्य कोई परीक्षाओं का, हमें बड़ी परीक्षाओं का आयोजन करना है तो नवाचारों का प्रयोग करते हैं, या कोई हमें मौखिक इंटरव्यू लेना है तो हम नवाचारों को हम विभिन्न प्रकार से टेप रिकॉर्ड करके इंटरव्यू का, जिसके बाद हम विषय विशेषज्ञ उनको बैठ जाते हैं और उनको बार बार सुनते हैं, बार बार उनका परीक्षण करते हुए, बार बार उनका आकलन करते हुए उनका मूल्यांकन कर सकते हैं। तो कई प्रकार की ट्रेनिंग टेक्निक होती है, उन टेक्निक के माध्यम से मूल्यांकन कार्य भी किया जाता है। ये भी कार्य उनके द्वारा संपन्न किया जाता है, इनके ये गुण के माध्यम से आते हैं। छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति, छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी हमें इनकी आवश्यकता रहती है कि छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करें। नवाचार की आवश्यकता हर समय रहती है। छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी नवाचारों के माध्यम से हम कर सकते हैं। उनको अच्छा प्रभावी शिक्षण दे सकते हैं, अच्छी सहायक सामग्री के माध्यम से उनको सिखा सकते हैं, अच्छे टेलीविजन के माध्यम से घर बैठे शिक्षा दे सकते हैं, दूरदर्शन के माध्यम से हम दीक्षा ट्रेनिंग के माध्यम, प्रशिक्षणों के माध्यम से हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, या अन्य कोई ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से या टेप रिकॉर्ड के माध्यम से विषय वस्तु को रिकॉर्ड करके हम दे सकते हैं, या वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हम दे सकते हैं, या OHP के जरिए दे सकते हैं, या स्लाइड प्रोजेक्टर के जरिए दे सकते हैं। ये कई प्रकार की जो छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी नवाचारों के माध्यम से की जाती है। नवाचारों के माध्यम से कई प्रकार की ट्रेनिंग भी, कई प्रकार की आवश्यकताएं, शिक्षा की समस्याओं को हम दूर कर सकते हैं। ये भी कई प्रकार की प्रोसेस चलती रहती है। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए, छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए नवाचारों की भी आवश्यकता इनमें रहती है। ऐसे भी कार्यकर्ताओं के गुण भी इनमें माने गए हैं। छात्रों को समझने की योग्यता, और छात्रों को समझने की योग्यता भी नवाचारों के माध्यम से हम कर सकते हैं। किस प्रकार से हम उनके छात्रों को समझें, इन योग्यताओं का ज्ञान भी हम नवाचारों के माध्यम से कर सकते हैं कि छात्रों को समझने की योग्यता किस प्रकार से विकसित की जाए। अगर हमें नवाचारों का प्रयोग करना है तो छात्रों को हम उनको बताएंगे, नवाचारों को चलाना सिखाएंगे। अगर छात्रों में IQ अच्छी रहेंगी तो नवाचारों को जल्दी चलाना सीख जाएंगे, या छात्रों में IQ कम होगी तो नवाचारों को देर से चलाना सीखेंगे। या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, थोड़ा सा बताने पर तुरंत उस कार्य को कर देते हैं, तो छात्रों को समझने की योग्यता भी उनमें विकसित हम कर सकते हैं। तो ऐसे कार्यक्रम कई प्रकार के होते हैं, या नवाचारों के माध्यम से हम कई प्रकार की जानकारी छात्रों के समय हमारे सामने उनकी आ जाती है, या छात्रों को हम समझ सकते हैं। ऐसे प्रयोग करने के लिए उनको दे दिए जाते हैं, ऐसे नवाचार करने के लिए उनको दे दिए जाते हैं, ऐसे संसाधन उनको दे दिए जाते हैं ताकि वो अपने विद्यालय में जाकर के उनका
प्रयोग करें और प्रयोग कर करके उनमें जो समस्या है उनको इकट्ठी करें, फिर उनका परीक्षण करें, फिर उनका निष्कर्ष एवं मूल्यांकन करें। ये सारी जो है फिर उनको स्वीकारीकरण करें, हमको जनता स्वीकार करे, हम स्वीकार करें, उसको माने कि हाँ आपने कार्य ठीक किया। ये सब छात्रों को समझने की योग्यता का विकास भी अंतर्गत किया जाता है कि छात्रों की हम किस प्रकार योग्यता का आकलन करें। योग्यता का आकलन तभी होगा जब हम कोई उनको प्रयोग करने के लिए देंगे, उन संसाधनों को चलाने के लिए देंगे, या उनको कोई नवाचार बनाने के लिए या कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए देंगे, ताकि वो शिक्षण को ठीक प्रकार से कर सके या प्रशिक्षण के दौरान ठीक प्रकार से वो सीख सके। ऐसे प्रशिक्षणार्थी के लिए, अध्यापकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए हमें समझने की योग्यता के द्वारा विकसित की जाती है। ये भी बहुत अच्छे जो कार्यों के अंतर्गत, गुणों के अंतर्गत आता है। अधिकारियों के साथ काम करने की योग्यता अपने में विकसित करना। अधिकारियों के साथ काम करने की योग्यता अपने में विकसित करना भी नवाचार कार्यकर्ता के गुण होते हैं कि जो भी हमारे अधिकारी होते हैं, जो भी महाविद्यालय के अधिकारी होते हैं, विद्यालय के अधिकारी होते हैं, जो भी प्रधानाध्यापक होता है, प्राचार्य होते हैं, जो भी प्रधानाचार्य होते हैं या सीनियर जो अध्यापक होते हैं, उन वो अधिकारियों के साथ काम करने की योग्यता अपने में विकसित करना भी इन नवाचारों का माध्यम होता है। आईटी का कार्यक्रम, अगर उनके साथ हम बैठ करके उनकी अधिकारी कई प्रकार की जानकारी भी अध्यापक को देते रहते हैं, उनके साथ काम करने का मौका मिलता है, उनकी योग्यताएं अपने में विकसित की जाती है कि किस प्रकार वो हम अपनी योग्यताओं को विकसित करते हैं। उनके साथ काम करने में रोचकता उत्पन्न होती है, हम उनसे पूछ सकते हैं। तो ये नवाचार जब तक नहीं होंगे, नई नई जानकारी उनकी हमारे मिलती रहती है, कई प्रकार की ट्रेनिंग वो लेकर के आते हैं, उन ट्रेनिंगों का माध्यम भी हमको पता चल जाता है। ये सभी जानकारी, क्योंकि अधिकारियों की ट्रेनिंग समय समय पर प्रशिक्षण उनका लगता रहता है, उन अधिकारियों की ट्रेनिंगों के माध्यम से फिर वो अध्यापकों को विद्यालय में ट्रेनिंग देते हैं या उनको बताते हैं, ताकि वो जो जानकारी सीख करके आए उनका लाभ अध्यापकों को मिल सके। इन अधिकारियों के साथ काम करने की योग्यता अपने में विकसित करना भी हमारे जो नवाचार कार्यकर्ता हैं उनके गुण कहलाते हैं कि किस प्रकार से हम इंस्ट्रूमेंट को चलाएं, किस प्रकार के हम सहायक सामग्री का प्रयोग करना जानें, किस प्रकार हम कौशलों का विकास करना जानें, किस प्रकार हम सूक्ष्म शिक्षण पाठ का पढ़ा सकते हैं, पाठ का निर्माण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। सूक्ष्म शिक्षण पाठ जब नवाचारों के माध्यम से पढ़ाते हैं, उनको हम टेप रिकॉर्ड करें, वीडियो रिकॉर्डिंग करें, उसके माध्यम से हमारी पढ़ाई बातों का आकलन करें, देखें, और देखने के पश्चात अगर उसमें कमी है तो पुनः पाठ का हम निर्माण करें। तो ये कई प्रकार की जानकारी हमारे सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत आती है, तभी हम अपना आकलन कर सकते हैं, इनके बारे में जानकारी कर सकते हैं, अच्छा पाठ का विकास कर सकते हैं, शिक्षा का विकास करते हैं, छात्रों को स्थायी ज्ञान दे सकते हैं। स्थायी ज्ञान देना, हमारे प्रोफेसर एस.के. दुबे ने बताया है कि हमें अगर नवाचार के द्वारा अगर ज्ञान देना है तो नवाचार के द्वारा दिया गया ज्ञान स्थायी ज्ञान कहलाता है, ताकि प्रभावशीलता के साथ हम छात्रों को वो ज्ञान दे सकते हैं। ये प्रोफेसर जी ने बहुत ही शोध करके ये बात बताई है कि हमें नवाचारों के द्वारा ही विभिन्न संसाधनों के माध्यम से, विभिन्न सहायक सामग्रियों के माध्यम से स्थायी ज्ञान प्रदान करने के लिए हमें इनका प्रयोग करना चाहिए। तो इसलिए हमें अधिकारियों के साथ काम करने की योग्यता विकसित करने का कार्य भी हमें नवाचारों के द्वारा किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें आज के युग में, आज के परिप्रेक्ष्य में नवाचारों का प्रयोग हमें करना चाहिए, क्योंकि जब हम देखते हैं विश्वविद्यालय के द्वारा या स्कूल के माध्यम से या खुला विश्वविद्यालय के द्वारा दूरवर्ती जो दूर दराज के जो हमारे स्थान है वहाँ पर शिक्षा पहुँचाने का कार्यक्रम भी हमारे कई विश्वविद्यालय कर रहे हैं, या कई प्रकार के जो हमारे बोर्ड हैं, जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, वो भी पत्राचार के माध्यम से कई प्रकार के कार्यक्रम जो नवाचार के द्वारा, नई टेक्निक के द्वारा वहाँ पर छात्रों को पहुँचाने का प्रयास कर रही है। तो ये भी कई प्रकार के एवं अपने प्रदेशों में बोर्ड स्थापित किए गए हैं, उनसे भी हम छोटी कक्षा में जो केवल 12वीं तक की जो हमारी कक्षा, उनको पत्राचार के माध्यम से भी हमारे बोर्ड कार्य कर रहे हैं, और बोर्डों के माध्यम से भी वो अपनी योग्यता में वृद्धि कर सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं, नए नवाचारों के द्वारा अपनी योग्यता में वृद्धि कर सकते हैं। ऐसे कई प्रकार के पाठ्यक्रम भी उनके द्वारा चलाए गए। तो इन सारी अगर हम बातें करें नवाचारी, तो आज के शिक्षा के समय में, आज के जो वैज्ञानिक युग के समय में, आज की जो शिक्षा का जो विकास होता चला जा रहा है वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकी के कारण,
जो भी हमारा जो विकास हो रहा है उनमें नवाचार बहुत महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। उन नवाचारों का प्रयोग भी हमें कई प्रकार की, आज लैपटॉप जो हमारे इंजीनियरिंग जो छात्र जो कर रहे हैं, तो उनमें लैपटॉप के द्वारा हर प्रत्येक विद्यार्थी को कई प्रकार की ऐसे जो हमारे साधनों से हम कई प्रकार के प्रोजेक्ट बनाने का कार्यक्रम उनको दे देते हैं, ताकि वो घर बैठे उस कार्य को संपन्न कर सकते। तो प्रत्येक छात्र को अगर हमें नई तकनीकी का ज्ञान देना है, उपक्रमों का ज्ञान देना है, संसाधनों का ज्ञान देना है, तो उनको हमें प्रयोग करना आना चाहिए। तो मैंने आपको ये वीडियो बताया, आशा ने पूर्ण विश्वास है कि आप नवाचारों का ज्ञान ठीक प्रकार से ग्रहण करेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।